स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का थर्ड चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य ये पढ़ने वाले हैं। और ये जो मेरा वीडियो है सेकंड वीडियो है, इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, है ना। और उसके अंदर मैंने आपको उसमें बेसिक वर्ड्स बताए थे, कुछ डेफिनेशन बताई थी, जो कि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें देखने को आपको मिलेंगे, है ना। और ये जो मीनिंग थे जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाए थे, वो इसलिए बनाया मैंने ताकि जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो बार बार ये वर्ड जो है आपको देखने को मिलेंगे और ये वर्ड आपको काफी दिक्कत करेंगे, है ना। इसलिए मैंने इस वीडियो को अपलोड किया था ताकि आप उसको पढ़ लें और जब आप चैप्टर पढ़ें तो आपको चैप्टर पढ़ने में काफी आसानी हो। तो चलिए ठीक है, आज देखते हैं आज हम सेकंड वीडियो थर्ड चैप्टर का। देखिए, पहली बात की जो रोम साम्राज्य था हमारा, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। वो हमारा, मैं आपको बता भी चाहूँ पहले इसका लोकेशन, उसको देख लेना। पहले वीडियो में इसका लोकेशन कहाँ दिखाया मैंने आपको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, ये हम क्योंकि मेरा जो मेरा व्हाइट बोर्ड है काफ़ी छोटा है, इसलिए मैंने काफ़ी छोटा भी लिखा हुआ है, तो आप कोशिश करना समझने की इसको। देखिए एक बार, रोम साम्राज्य, ये है ईरान साम्राज्य। देखिए, जो रोम साम्राज्य था और ईरान साम्राज्य था, वैसे बेसिकली हम इस जो चैप्टर है इसके अंदर हम रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ईरान साम्राज्य को भी पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए क्या था कि जो रोम साम्राज्य था, जो हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था रोम साम्राज्य, और ये जो हमारा ईरान साम्राज्य था, ठीक है। ईरान के अंदर अफगानिस्तान था, अफगान या अफगानिस्तान, ठीक है, और अरब देश, ये सारे मिलकर के अफगान और अरब कंट्री, ये सारे मिलकर के ईरान साम्राज्य कहलाते थे। और रोम साम्राज्य आपको बता चुका हूँ मैं, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, काफी बड़ा था। और ये दोनों जो साम्राज्य थे, ये आपस में हमेशा लगभग युद्ध ही करते रहते थे। किस लिए युद्ध करते थे? क्षेत्र विस्तार के लिए, भौगोलिक विस्तार के लिए। अब देखिए, जो चीन के लोग थे, चीन के निवासी थे, वो रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य और ईरान साम्राज्य को सम्मिलित रूप से क्या कहते थे? ताचीन कहते थे। क्या कहते थे? ताचीन कहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो रोम साम्राज्य था, उसको इतिहासकारों ने रोम साम्राज्य को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है समय के आधार पर, है ना। और जो रोम साम्राज्य है, उसको इतिहासकारों ने सुविधा के अनुसार, ताकि सुविधा की दृष्टि से उसको 2 भागों में बांट रखा है। एक है परवर्ती काल और एक है पूर्ववर्ती काल और दूसरा है परवर्ती काल। पूर्ववर्ती काल मतलब पहले का काल, और परवर्ती काल मतलब बाद का काल। मतलब तीसरी शताब्दी तक के काल को कहते हैं पूर्ववर्ती काल, और तीसरी शताब्दी के बाद तक के काल को कहते हैं परवर्ती काल, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बनाया है। जो चैप्टर में दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, और इसको मैंने इजी कर दिया है ना। तो इसको आप समझना ध्यान से, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल बुक को देख कर बिल्कुल बुक छाप दिया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ताकि आप इसको देख सको आसानी से। ये मिट गया पूरा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो रोम साम्राज्य है, रोम साम्राज्य कहें या रोमन साम्राज्य, एक ही बात है। रोमन साम्राज्य को समय के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्ववर्ती काल और दूसरा है परवर्ती काल। तीसरी शताब्दी तक के काल को क्या कहते हैं हम? पूर्ववर्ती काल। और तीसरी शताब्दी के बाद तक काल को कहते हैं हम परवर्ती काल, है ना। पूर्व का मतलब पहले, परवर्ती मतलब बाद में। अब देखते हैं कि जो पूर्ववर्ती काल है, इसमें हमारे 3 शासक हुए हैं, और जो परवर्ती काल है, इसमें हमारे 2 शासक हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हमें, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन शासक हैं, इन्होंने क्या किए हैं कार्य, ठीक है। थोड़ी कुछ इनकी विशेषताएं हैं जो हमें देखना है बस।
ज्यादा इसमें खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ और ज्यादा। तो देखिए सबसे पहले है ऑगस्टस, है ना। सबसे पहले कौन है? ऑगस्टस। जो ऑगस्टस था इसने इसने क्या, ये जो था जूलियस सीजर का एक अडॉप्टेड चाइल्ड था ये। मतलब कि जो जूलियस सीजर का सम्राट था सबसे पहले, जो रोम साम्राज्य है उसका सबसे शक्तिशाली शासक था वो था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का एक बेटा था जो दत्तक था, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ, अडॉप्टेड मतलब गोद लिया हुआ, दत्तक पुत्र था, उसका नाम था ऑगस्टस, है ना। या इसी का ही नाम था ऑक्टेवियन। इसी का नाम क्या था? ऑक्टेवियन या ऑगस्टस। इसी को प्रिंसेप्स भी कहते हैं। 3 नाम है, इसको ध्यान रखना बात को आप, ठीक है। तो इसने क्या किया था, इसने देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने सेनेट का क्या किया, इसने तख्ता पलट किया था। सेनेट क्या थे बताया था मैंने आपको पहले ही। सेनेट थे जो अमीर लोग थे, उनका एक समूह था जो रोम साम्राज्य लगभग उनका पूरा नियंत्रण था, हाँ। इसने क्या किया, इसने सेनेट का तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने सेनेट की जो शक्ति थी उसको बिल्कुल सीमित कर दिया उसने, है ना। उसको तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट मतलब होता है उसको लगभग हटा देना, ठीक है। क्योंकि उस समय सेनेट के ही अनुसार रोम साम्राज्य चलता था। तो ऑगस्टस ने क्या कर दिया, उसका तख्ता पलट कर दिया, मतलब उसको लगभग हटा दिया। उसके बाद देखिए जो ऑगस्टस था, ऑगस्टस के काल को शांति काल के रूप में याद किया जाता है, ठीक है। मतलब इसने अच्छा काफी शासन किया था। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑगस्टस था ये अपने आप को प्रिंसेप्स कहता था। प्रिंसेप्स मतलब प्रमुख नागरिक, लिखा नहीं मैंने, लिख देता है यहाँ पर, प्रमुख नागरिक, ठीक है। मतलब ये भी अपने आप को एक नागरिक ही मानता था, लेकिन प्रमुख नागरिक, ठीक है, रोम साम्राज्य का। उसके बाद है सम्राट त्राजान, ठीक है। इसने क्या किया, इसने सम्राट त्राजान ने रोम साम्राज्य का विस्तार है तो उसने अधिक प्रयास किया। उसने रोम साम्राज्य का विस्तार किया, उसे अन्य इलाकों को उसने कब्जे कर लिए। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बस इससे ज्यादा नहीं है। और जो उसके बाद है हमारा एक शासक है रोम साम्राज्य का, वो है सम्राट गैलिनस। गैलिनस क्या है, इसने क्या किया, इसने एक नया वर्ग का इसने उदय किया, या उस नए वर्ग का आप कह सकते हो नए वर्ग का निर्माण किया, जो कि उस वर्ग का नाम था संभ्रांत वर्ग। संभ्रांत का मतलब भी है कि अमीर वर्ग एक तरह से, ठीक है। लेकिन अमीर वर्ग थोड़ा सा डिफरेंस है, अमीर वर्ग थोड़ा अलग है और संभ्रांत वर्ग थोड़ा सा फर्क है। लगभग आप लगा लो कि अमीर वर्ग ही है, ये भी है। तो जो सम्राट गैलिनस ना, उसने क्या किया, संभ्रांत वर्ग का उसने निर्माण किया। संभ्रांत वर्ग का निर्माण आखिर क्यों किया, उसने इसलिए किया ताकि जो सेनेटर थे, है ना, जो अमीर वर्ग लोग थे, अभी भी उनका दबदबा था, तो उनको दबाने के लिए एक नया वर्ग का उदय किया ताकि वो उससे ऊपर उठ के उसको दबा दे और सेनेटर लोग जो है वो पीछे हट जाए, ठीक है ना, ताकि सेनेटर का धीरे धीरे पतन हो जाए। इसलिए उसने ऐसा किया। किसने ऐसा किया? सम्राट गैलिनस ने। बस इतना ही इसके इम्पोर्टेंट में। देखिए इसमें कुछ और भी एक देखने मिलता है। पूर्ववर्ती जो काल है रोमन साम्राज्य का, उसमें एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसमें एक है 3 प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी। एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि 3 प्रमुख खिलाड़ी, है ना, या कहें कि रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी कौन थे, तो आप बताओगे इसके 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? सम्राट, अवजातवर्ग और सेना, ठीक है। इसके 3 प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी थे। ये कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं थे कि वो क्रिकेट खेलते थे, है ना, वो तो किताबों में आपके दिया गया है, लेकिन इसके आगे एक राजनीतिक सब जोड़ दिया गया है। खिलाड़ी नहीं, सिर्फ राजनीतिक खिलाड़ी दिया गया है, क्या गया, ठीक है। तो देखिए क्या है ये सम्राट, मतलब कुल मिलाकर के ये जो थे सम्राट, अभिजातवर्ग और सेना, इनका ही पूरे रोमन साम्राज्य पर कह सकते हैं कि शासन था इन लोगों का, है ना। ये तीनों मिलकर के रोमन साम्राज्य को चलाते थे, इसलिए वो खिलाड़ी कहा गया। यही थे बस, और कुछ नहीं थे अंदर, कोई खिलाड़ी नहीं थे इसके अंदर, कोई खेल वाले नहीं थे। आगे देखते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट है पूर्ववर्ती, अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्ववर्ती साम्राज्य, पूर्ववर्ती काल में पढ़ रहे हैं। रोमन साम्राज्य के 2 पार्ट है, एक पूर्ववर्ती साम्राज्य, एक है परवर्ती साम्राज्य। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्ववर्ती साम्राज्य, उसके बाद हम पढ़ेंगे परवर्ती, मतलब बाद के समय, 3वीं शताब्दी तक का ये, उसके बाद का हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट है कि 3वीं शताब्दी का
तीसरी शताब्दी का संकट। अब ये तीसरी शताब्दी का संकट क्या है, देखिए बहुत इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तीसरी शताब्दी, ये तीसरी शताब्दी तक का है ना, इसलिए यहाँ लिखा है तीसरी शताब्दी का संकट। तीसरी शताब्दी के संकट में तीन प्रमुख संकट रोमन साम्राज्य को झेलना पड़ा, उनको सहना पड़ा। अब ये तीन संकट क्या थे जिसका सामना करना पड़ा रोमन साम्राज्य को? एक है आपका कि उसी समय क्या हुआ, तीसरी शताब्दी के में ही बीच में ही एक नए वंश का उदय हुआ। कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में ही हुआ। ठीक है, तो एक नया वंश बना, ससानी वंश। कौन सा वंश? ससानी वंश। ससानी वंश क्या हुआ, और इन्होंने काफी रोमन साम्राज्य के अंदर ही काफी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो ये भी तीसरी शताब्दी का प्रमुख एक तरह से संकट है। ये पहला ये है कि ससानी वंश का। तो स्टूडेंट देखिए, आपने अभी पूर्ववर्ती साम्राज्य के बारे में पूरा पढ़ लिया है, पूर्ववर्ती साम्राज्य में क्या क्या शासक थे, है ना। तो अब देखते हैं परवर्ती साम्राज्य के बारे में, इसमें कौन कौन से शासक थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो ही शासक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ना है। तो एक था सम्राट डायोक्लिशियन, है ना, सम्राट डायोक्लिशियन, और दूसरा था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। तो देखिए सम्राट डायोक्लिशियन ने क्या किया, इसने तीन कार्य इंपॉर्टेंट किए। इसने क्या किया, सम्राट जो साम्राज्य था रोमन साम्राज्य को छोटा कर दिया। उसने क्या किया, उसने रोमन साम्राज्य को छोटा कर दिया। मतलब उसने ये किया कि कई साम्राज्य, उसके अंदर कई ऐसे प्रांत थे रोमन साम्राज्य में जो कि रोमन साम्राज्य को कर, है ना, रोम शासक को कर नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो जो क्षेत्र थे वो क्या थे, अनुपजाऊ थे, वहां पर कुछ फसल हो नहीं पाती थी। तो फिर क्या किया, जो रोमन साम्राज्य था, वहां का शासक था, सॉरी, रोमन साम्राज्य का डायोक्लिशियन, इसने क्या किया, साम्राज्य को छोटा कर दिया। उसने नए जो राज्य थे, नए प्रांत थे, उनका पुनर्गठन किया। किसने? सम्राट डायोक्लिशियन ने। ठीक है, और उसने पुनर्गठन करके फिर से एक रोमन साम्राज्य का गठन किया उसने। ठीक है, जो जिस राज्य से, जिस प्रांत से उसको कर नहीं प्राप्त हो पाते थे, जो राज्य कर नहीं दे पाते थे, उसको छोड़ दिया, उसने त्याग दिया उनको। ठीक है, और साम्राज्य को उसने छोटा किया। ठीक है, उनको साम्राज्य में उन्हीं लोगों को शामिल किया जो उसको लाभ देते थे, जो उनको कर देते थे। ठीक है, फिर उसने क्या किया, किलों का निर्माण किया। किसने? सम्राट डायोक्लिशियन ने किलों का निर्माण कर दिया। साम्राज्य को छोटा करके उसने क्या किया, साम्राज्य को छोटा करके, ये देखते हैं, साम्राज्य को छोटा किया इसने, रोमन साम्राज्य को, और यहाँ पर किलों का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया? किलों का निर्माण कर दिया। ये देखिए, है ना, समझा रहा हूँ बस मैं ऐसे ही। उसने इसको पूरा घेर दिया उसको, ताकि जो बाहर के लोग हैं, बाहर के, वो रोमन साम्राज्य पर आक्रमण ना कर पाए। एक मिनट की तरफ